तो दोस्तों चलिए लेकर के आया है आपके लिए फिजिक्स का सेट। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो अभी चल रही है वो फिजिक्स का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, वो भी चैप्टर वाइज चल रही है। तो आज जो आपको चैप्टर देखने के लिए मिलेगा दोस्त थर्मोडायनामिक्स से, यानी कि ऊष्मागतिकी से, ठीक है। देखिए आरआरबी ने अभी तक के दोस्त थर्मोडायनामिक्स से यानी ऊष्मागतिकी से अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसे क्या करेंगे कि एक एक करके देखेंगे। दोस्त जान लीजिए ये चीजें कि थर्मोडायनामिक्स से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, और सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई हेरफेर नहीं होता है, ठीक है। तो इसे क्या कीजिएगा ना कि शुरू से अंत तक के देखिएगा, क्योंकि काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्त, शुरू से अंत तक के देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं इसमें सिलेक्टिव है और आरआरबी के द्वारा पूछा भी गया है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, एक एक करके क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, देखिएगा, देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा जा रहा है दोस्त, ये चीज कर रहा है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम जो है एंट्रोपी को प्रभावित करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरआरबी के एसएसई एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है एसएसई का मतलब, ठीक है। तो इसके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा है। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को प्रभावित करता है। देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि ऊष्मागतिकी के कितने नियम होते हैं दोस्त। ऊष्मागतिकी के 4 नियम होते हैं थर्मोडायनामिक्स का। एक तो जीरोथ लॉ होता है, मतलब शून्य का नियम, दूसरा फर्स्ट लॉ, तीसरा सेकेंड लॉ और चौथा जो होता है वो थर्ड लॉ होता है। इन चारों लॉ को हम क्या करेंगे कि एक एक करके समझ लेंगे, फिर आपको बता देते हैं कि वैसे जान लीजिए, पहले आंसर देख लेते हैं, फिर आपको चारों नियम के बारे में बता देते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए अगर इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चला जाए कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को प्रभावित करता है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये सेकेंड नंबर होगा। क्या? द्वितीय नियम, यानी कि थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ जो है वो एंट्रोपी को प्रभावित करता है, ठीक है। अब ये जान लीजिए, आपको हम बता दिए हैं कि यह ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के 4 नियम होते हैं। एक तो जीरोथ लॉ होता है, एक फर्स्ट लॉ होता है, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, 4 नियम दिए गए हैं। जीरोथ लॉ में क्या दिया गया है ये पहले जान लीजिए, मतलब कि शून्य के नियम में, शून्य के नियम में यह दिया गया है कि दो पिंड किसी तीसरे पिंड के साथ मान लीजिए कि तापीय संतुलन में अगर जाता है तो पहले वाला जो दो पिंड है वो भी क्या होगा कि तापीय संतुलन में आ जाएगा तीसरे पिंड के साथ में, ठीक है। ये दिया गया है, शायद आपको दिमाग से उड़ गया होगा, फिर भी हम अच्छे से समझा देते हैं, समझ लीजिए इसको। शून्य के नियम में दो पिंड है जो आपस में क्या है कि संतुलित नहीं है, वो जाता है किसी तीसरे पिंड के पास में जो पहले से तापीय संतुलन में है। जब तीसरे पिंड के पास जाएगा तापीय संतुलन में, तो पहले वाला जो तापीय संतुलन में नहीं था पिंड, वो भी तीसरे पिंड के कांटेक्ट में आने से तीनों आपस में क्या होगा कि तापीय संतुलन में आ जाएगा। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अगर ऐसे भी नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए चीजें, जैसे कि मान लीजिए कि हम है, ठीक है, हम किसी तीसरे को नहीं जानते हैं, हम आपको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, हम किसी तीसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन आप जो है वो किसी तीसरे को जानते हैं। वो भी आएगा आपके पास में, हम भी आएंगे आपके पास में। आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, आपसे कांटेक्ट होगा, लेकिन हम तीसरे को नहीं जानते हैं तो हम उससे तो बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जानते हैं तो आपके थ्रू फिर हम उससे क्या करेंगे कि जान पहचान होगी, तब तीनों आदमी की आपस में क्या होगी कि जान पहचान हो जाएगी। यही इसमें जो है जीरोथ लॉ में कहा जा रहा है, समझिए इस चीज को, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स का यही कहा जा रहा है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। देखिए थर्मोडायनामिक्स का दोस्त फर्स्ट लॉ जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पढ़े होइएगा, क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण के नियम में दोस्त, ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है, न तो विनाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, केवल कन्वर्ट किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यही थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है। क्वेश्चन ये चीजें आता है, ठीक है, कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण नियम को दिखाता है, तो ये जान लीजिए कि प्रथम नियम दिखाता है, ठीक है, ऊर्जा का प्रथम नियम। जैसे कि मान लीजिए आपको, जैसे कि ये भी आ गया कि मोटर हो गया, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। तो ये भी दे देगा आपको कभी कभी कि ऊर्जा जो है कौन से संरक्षण के नियम पे काम करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे काम करता है, जान लीजिए ये चीज, या थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ पे काम करता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तीसरा नियम जान लीजिए ये चीजें कि थर्मोडायनामिक्स का तीसरा नियम क्या कहता है। थर्मोडायनामिक्स का तीसरा नियम एंट्रोपी से संबंधित है। किससे? एंट्रोपी से। एंट्रोपी होता क्या है ये जान लीजिए। एंट्रोपी ये होता है कि मान लीजिए कि कोई एक हाई टेम्परेचर वाला बॉडी है, दूसरे लो टेम्परेचर वाले बॉडी के कांटेक्ट में आ गया, तो हाई टेम्परेचर वाले जो बॉडी है उसका ताप जो होता है वो प्रवाहित होते रहेगा, किसमें? लो टेम्परेचर वाले बॉडी में प्रवाहित होता रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि रॉड ही है, आप आग में घुसा दिए, तो जो आग के कांटेक्ट में होगा वहां पे ज्यादा हीट होगा, और जो आग के कांटेक्ट में नहीं होगा वो तो कम हीट होगा। तो जहां से ज्यादा हीट होगा वो किधर प्रवाहित होते रहेगा, जिधर कम टेम्परेचर है, जिधर लो टेम्परेचर है उधर प्रवाहित होते रहेगा, ठीक है। तो ये एंट्रोपी कहलाता है, ठीक है। ये थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ है।
थर्ड लॉ क्या कहता है ये जान लीजिए। थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ यानी कि चौथा नियम हो गया, एक तरह से जीरो से शुरू हुआ है। चौथा नियम जो है एक एंट्रोपी से ही संबंधित है। जैसा कि आपको हमने अभी बता दिया कि एक रॉड को रखिए आग में, आग वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा कि ज्यादा हीट होगा, और थर्ड की ओर जो है उसमें क्या होगा कि प्रवाहित होते रहेगी। ये तो थर्ड में कहा गया है। फोर्थ में इसी से कहा गया है कि कब तक प्रवाहित होती रहेगी, ऊष्मा उच्च से निम्न की ओर कब तक प्रवाहित होती रहेगी। तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तब बराबर हो जाएगा तो उस समय क्या होगा कि एंट्रोपी जो होगा वो स्थिर हो जाएगा। ये 4 नियम दिए गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये कहता है कि ऊष्मा संतुलन यानी कि हीट बजट क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। हीट बजट का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। जैसे कि आपको बताते हैं कि पृथ्वी क्या करता है कि सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद क्या होता है कि फिर ऊष्मा को जो है क्या करता है कि विकिरण के माध्यम से जो है ऊपर भेजता है। ठीक है, तो अवशोषित करके ऊष्मा को ऊपर भेजने की प्रक्रिया जो होती है वही क्या होता है कि हीट संतुलन होता है। जितना कंज्यूम किए उसके बाद जो है उसको भी हम क्या करते हैं कि ब्रह्मांड में उसको भेज देते हैं। तो ये आपका क्या होता है कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या है कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा जो है वैद्युत उपकरण कहता है कि जूल के तापन नियम का जो है आधारित नहीं है। जूल के तापन नियम पे कौन से जो है आधारित नहीं है। देखिए जो हीट से संबंधित होगा वो तो तापीय नियमन से संबंधित होगा ही। जैसे कि आपको बता देते हैं ये फर्स्ट नंबर देख लीजिए, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक केटल है, वो हीट होते रहेगा, तो वो जूल के नियम के तापन को क्या करता है कि पालन करता है। ठीक है, लेकिन ये सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर कहता है कि वैद्युत प्लग और क्या कहता है स्विच दोनों हीट होगा, नहीं होता है, वो सिर्फ पावर सप्लाई आगे भेजने का काम करता है, एक माध्यम होता है वो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर आपको क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, जो हम इस्त्री करते हैं कपड़ों का, वो भी क्या होता है कि जूल्स के नियम को पालन करता है, क्योंकि वो भी हीट होते रहता है। ठीक है, चौथा नंबर देख लीजिए, चौथा नंबर आपको क्या कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त जो है फ्यूज भी काफी हीट होने के बाद जो है वो टूट जाता है। तो ये चारों में से 3 करता है, ये सेकेंड नंबर नहीं करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्त पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए इसमें, हाँ देख लीजिए, इसमें क्या कहता है कि गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है। तो गर्मी जो है सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है, थर्मल ऊर्जा के मापन से नहीं होती। गर्मी जो होता है उसे थर्मल मापन से हम बिल्कुल संदर्भित नहीं रखता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि स्थिर अवस्था में ऊष्मा का जो है प्रवाह का तात्पर्य क्या होता है। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की दर का तात्पर्य हमको कह रहा है, ये जान लीजिए। स्थिर अवस्था कह रहा है, तो स्थिर अवस्था में क्या होता है कि टाइम के साथ ऊष्मा प्रवाह क्या होता है कि टाइम के साथ प्रवाह होते रहता है। ठीक है, तो टाइम के साथ टाइम क्या होना चाहिए कि स्थिर होना चाहिए। ऊष्मा प्रवाह होते रहे लेकिन टाइम से रिलेटेड ना हो, टाइम स्थिर होना चाहिए। समय जो है क्या होना चाहिए कि स्थिर होना चाहिए, या समय पे आधारित ही नहीं होना चाहिए। तो लगातार जो ऊष्मा प्रवाहित होती रहेगी एक कांस्टेंट रूप में, नियत रूप में, उसी को क्या कहते हैं कि स्थिर अवस्था में ऊष्मा का प्रवाह कहते हैं। ठीक है, समय के साथ बदलता नहीं हो, समय के साथ बदलता है। स्थिर का क्या मतलब कि स्थिर मतलब कंटिन्यू ऊष्मा एक ही मतलब की सिचुएशन में, एक ही मतलब की प्रवाह में जो है बदलता रहे, ऊपर नीचे न होता रहे, वो स्थिर जो है प्रवाह कहलाता है, ऊष्मा का प्रवाह। समय के साथ जो अदलता बदलता रहेगा ऊष्मा, उसे जो है अस्थिर ऊष्मा का प्रवाह कहेंगे। अस्थिर ऊष्मा का प्रवाह जो समय के साथ बदलता रहेगा। तो ये चीजें है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ऊष्मा का प्रवाह दर जो है स्थिर हो या ऊष्मा समय पर आधारित न हो। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या बताता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको हम बता ही दिए कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या कहता है कि 2 पिंड पहले से है जो संतुलित अवस्था में नहीं है, तीसरे पिंड जो संतुलित अवस्था में है, दोनों पिंड को जब तीसरे पिंड के साथ ले जाते हैं तो ये पहले वाला 2 पिंड जो था वो भी क्या होता है कि संतुलित अवस्था में आ जाता है। यही तो बताया गया था शून्य के नियम में। ठीक है, जेईई के पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, देखिएगा अगला क्या कहता है। हाँ देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, क्या है कि जब जल के विशिष्ट आयतन क्या होगा कि 10 डिग्री सेल्सियस तक की ऊष्मा दी जाती है तब क्या होगा। बहुत अच्छा है, मान लीजिए कि जल है, जल को ऊष्मा दिया जाता है कितना डिग्री सेल्सियस तक की, तो 10 डिग्री सेल्सियस तक की ऊष्मा उसको दिया जाता है, तब क्या होगा। तो मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस तक के कोई जल है, उसके बाद जो है उसको हीट दिया जाता है। तो आपको पता है कि
जान लीजिए ये चीजें कि आयतन जो होता है वो आपका उष्मा घनत्व के विपरीत होता है। घनत्व बढ़ता है तो क्या होता है कि जल का आयतन घट जाता है, और इसका घनत्व अगर घटता है तो क्या होता है कि आयतन बढ़ जाता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। ये चीजें जान लीजिए। तो जल का मैक्सिमम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस तक होता है? कितने डिग्री? 4 डिग्री सेल्सियस सबसे महत्तम घनत्व होता है जल का। यह भी क्वेश्चन पूछे जाता है एग्जाम में कि जल का महत्तम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो मैक्सिमम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो आयतन वहां पे स्वाभाविक है कि सबसे कम होगा। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस आप 4 डिग्री सेल्सियस तक के ले जाइएगा तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आयतन क्या होगा? घटता चला जाएगा। और 10 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर जाएगा वैसे क्या होगा कि घनत्व घटता चला जाएगा और आयतन जो है बढ़ता चला जाएगा। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व क्या होगा कि बढ़ेगा, आयतन घटेगा, आयतन घटेगा। 10 डिग्री सेल्सियस के बाद जाइएगा तो आपका क्या होगा कि घनत्व घटेगा, आयतन बढ़ेगा। तो आयतन क्या पूछा जा रहा है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले आयतन घटेगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा ये चीज। ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मांड के एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है? ब्रह्मांड में जो एंट्रोपी है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? हम आपको पहले बता दिए थे एंट्रोपी कहते किसको है? जो उष्मा की प्रवाह होती रहती है उच्च से निम्न की ओर। तो धरती पे क्या होती है ना कि सूर्य के कारण जो है उष्मा क्या होता है कि ज्यादा होता है, ठीक है। और दिन प्रतिदिन आपको पता ही है कि धरती हीट होती जा रही है। जो विकिरण यहां से निकल के ब्रह्मांड में जा रही है वो भी क्या हो रही है कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो एंट्रोपी क्या होगी ब्रह्मांड की? वो बढ़ती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। ध्यान रखिएगा चीजें क्या हो रही है? अधिकतम होती चली जा रही है। तो ये आपका क्या होगा कि 4th नंबर आंसर क्या होगा कि अधिकतम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला ये नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिसका तापमान लिया जाता है उसे क्या है कि बिना स्पर्श किए उसका टेम्परेचर ले लिया जाता है, तो उस तापमापी को क्या कहा जाता है? यही हमें जानना है। देखिए किसी भी वस्तु को अगर हम बिना टच किए हुए उसे अगर टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं तो वो किससे करते हैं? यही जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। तो इन चारों में से अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, पायरोमीटर। पायरोमीटर से क्या होता है ना कि दोस्त हम किसी भी वस्तु को बिना टच किए हुए क्या होता है कि टेम्परेचर ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? तो एक बंदूक की तरह होता है, उससे लेजर निकलता है। लेजर से क्या होता है कि वो क्या होता है कि टकरा करके आता है, फिर उसका जो है टेम्परेचर हम ले लेते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस था, हम किसी आदमी को टच करके थोड़ी ना वहां पे टेम्परेचर ले रहे थे, नहीं ले रहे थे। क्या करते थे? माथा पे डायरेक्ट सटाते थे, उसका टेम्परेचर मेजर कर लेते थे। हाई टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, जाओ, कोरोना नहीं है तुम्हारे पास, यही ना करते थे। तो ये क्या होता है कि पायरोमीटर जो होता है, जान लीजिए कि नॉर्मली अगर बात कर लेते हैं तो जहां पे क्या होता है कि हाई टेम्परेचर होता है 200, 300, 400, वहां तक के क्या किया जाता है कि पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पायरोमीटर से ये चीजें जान लीजिए कि लगभग जो है 4000 डिग्री सेल्सियस तक के जो है मेजर किया जाता है टेम्परेचर को। तो ये बड़े बड़े भट्टियों में इस्तेमाल किए जाते हैं पायरोमीटर का, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए। बड़े बड़े भट्टियों में जहां जाना संभव नहीं है, उस वस्तु को टच करना पॉसिबल नहीं है, वैसे जगह पे क्या किया जाता है कि पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये फर्स्ट नंबर का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, जेईई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि एक ऊष्मागत की प्रणाली में ऊष्मा कहता है कि संतुलन कब प्राप्त किया जाता है? जब दो बॉडी डैश में पहुंचते हैं। आपको हम क्या बता दिए थे, ये सुनने के नियम है कि दो बॉडी कब पहुंचेगा? जब तीसरे बॉडी के संतुलन अवस्था में पहुंचेगा, तब ये क्या होगा कि आपस में दोनों जो पहले वाला पिंड होगा वो संतुलन में होगा। यही ना कहे थे आपको थर्मोडायनामिक्स का जीरोथ लॉ में, ठीक है। जेईई के एग्जाम में पूछ लिया है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये समान तापमान में पहुंचेगा तब जाकर के होगा, ध्यान रखिएगा। ये 3rd नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक ऊष्मागत की प्रणाली में कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि आयतन स्थिर रहता है वह क्या प्रक्रिया कहलाता है? बहुत अच्छा है। थर्मोडायनामिक्स सिस्टम में अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम जो है, आयतन जो है वो स्थिर यानी अस्थायी अवस्था में रहता है तो वह क्या कहलाएगा? उसे समअस्थायी कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहिए या समस्थानिक नहीं, समायतनिक कहते हैं। मतलब समान अवस्था में जो रहता है सो आयतन की बातें कर रहा है तो सब आयतनिक कहते हैं उसको। समायतनिक कहिए या सममितीय कहिए, बात दोनों बराबर होता है। तो जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है। तो थर्मोडायनामिक्स में ये चीजें हमेशा याद रखिएगा, थर्मोडायनामिक्स में कि अगर आयतन जो है वो अस्थायी अवस्था में है तो उसको जो है समायतनिक कहते हैं या सममितीय कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ये 3rd नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, सममितीय। जेईई के पेपर में क्या है कि दोस्त पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा।
हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है कि दाब और आयतन का गुणनफल जो है आपको P इंटू V दे दिया है, ठीक है, और आंतरिक ऊर्जा जो है आपको क्या दे दिया है कि U दे दिया है। तब उस कंडीशन में योगफल जो कहलाता है वो क्या कहलाएगा, तो वो एंथैल्पी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथैल्पी, जो 0 के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें, ये ताप और आयतन के गुणनफल प्लस जो है उसका आंतरिक ऊर्जा, ये दोनों का योगफल जो है 0 के बराबर होता है, जो एंथैल्पी कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि एंथैल्पी कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये कह रहा है इसमें कि उष्णता यानी कि हीट से संबंधित कहता है कि भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो हीट से संबंधित अभी हम पढ़ ही रहे हैं, क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स कहते हैं या ऊष्मागतिकी कहते हैं, यही तो कहते हैं। और एनटीपीसी के एग्जाम में ये सवाल जो है पूछ दिया है, ठीक है। तो हीट से संबंधित हम जो भी पढ़ रहे हैं उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, थर्मोडायनामिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि डैश का प्रयोग जो है स्वचालित जो है हीटिंग उपकरणों में तापमान को कंट्रोल यानी नियंत्रण करने में किया जाता है। तो इन चारों में से देख लीजिए कि किसका उपयोग जो है ऑटोमेटिक जो है हीटिंग सिस्टम जो होता है, इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उसको ताप को कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं इसमें से। तो देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त, ये थर्मोस्टेट का, फोर्थ नंबर, ये थर्मोस्टेट का जान लीजिए कि प्रयोग जो है स्वचालित यानी ऑटोमेटिक हीटिंग उपकरण जितने भी होते हैं उसमें इस थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे बता देते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि फ्रिज हो गया, क्या है? फ्रिज हो गया। तो फ्रिज में क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक जो है क्या होता है कि टेम्परेचर जो है कंट्रोल होते रहता है रेफ्रिजरेटर में, या ओवन हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, उसमें भी होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब में जो है थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये कह रहा है कि गैस समीकरण, कौन सा समीकरण है? गैस, अच्छा, सामान्य गैस समीकरण दिया है। दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो सामान्य गैस समीकरण पूछेगा, एक आदर्श गैस समीकरण पूछेगा। दोनों में से जो है कोई भी आपको दे देगा। देखिए सामान्य अगर गैस समीकरण कह रहा है तो इसमें आपको जो होगा दोस्त नॉर्मल गैस इक्वेशन, ये आपका सेकेंड नंबर होगा, पीवी इक्वल टू एम आर टी, पीवी इक्वल टू एम आर टी। अगर इसी में आदर्श गैस की अगर बात कर लेता तो पीवी इक्वल टू एन आर टी जाते रहो, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं, सामान्य गैस की बात किया है इसलिए। चलिए अगला नंबर देखिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज कहता है कि ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है। तो इसमें से बताना है ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। देखिए ऊर्जा को हम लोग किस में जो है मेजर करते हैं? कैलोरी में करते हैं। यही सबसे बड़ी क्या होती है कि इकाई होती है ऊर्जा की या उष्मा की कहिए, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई होती है कैलोरी। तो ये फोर्थ नंबर आपका, थर्ड नंबर ये क्या है कि कैलोरी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जान लीजिए कि एक कैलोरी जो होता है वो 1 जूल के बराबर होता है, 1 अर्ग के बराबर होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, 1 जूल बराबर 1 अर्ग बराबर 1 जो है आपका कैलोरी होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि उष्मा स्थानांतरण किसके अनुसार होता है। तो उष्मा जो है स्थानांतरण किसके अनुसार होता है आपको हम बता ही दिए हैं। थर्मोडायनामिक्स का 4 नियम बता दिए, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ये 4 नियम आपको बता दिए थे। चारों में किसमें जो है उच्च उष्मा से निम्न की ओर जो है प्रवाहित होते रहता है, ये आपको बता दिए। किसमें प्रवाहित होता है बता दीजिए। 0th लॉ तो ये कहता कि 2 पिंड अगर संतुलित अवस्था में नहीं है, तीसरा पिंड संतुलित अवस्था में, दोनों पिंड को ले जाइए, ये 3 पहले वाला 2 पिंड भी संतुलित अवस्था में हो जाएगा। ये 0th लॉ कहता है। दूसरा नियम फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम पालन करता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये चीजें कहता है दोस्त कि उष्मा जो होगा एंट्रोपी को दिखाता है कि उच्च से निम्न की ओर जो है उष्मा प्रभावित होती रहती है, तो उष्मा का स्थानांतरण होते रहता है। ये आपका थर्ड कहता है, यानी सेकेंड लॉ कहता है। और उष्मागतिकी का फोर्थ लॉ यानी कि थर्ड लॉ क्या कहता है? इसका चौथा नियम यानी तीसरा नियम उष्मागतिकी का ये चीजें कहता है कि जो प्रवाहित होते रहता है उच्च से निम्न की ओर उष्मा, वो कब तक प्रवाहित होता रहता है? जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, ये कहा जाता है। तो ये आपका सेकेंड लॉ होगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड नंबर क्या होगा कि आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उष्मा थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ दूसरा नियम जो है इस चीज को दिखाता है। चलिए अगला देख लीजिए दोस्त, अगला ये कहता है कि आइसोथर्मल मुक्त विस्तार के मामले में किया गया कार्य क्या होता है। देखिए आइसोथर्मल में अगर मुक्त रूप से अगर विस्तार हो रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, ध्यान रखिएगा, 0 होगा। ये थर्ड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा? 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हाँ देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि सभी,
तत्वों की कहता है कि मानक अवस्था में एंथैल्पी बराबर होती है। तो एंथैल्पी जो बराबर अगर मान लीजिए कि सभी तत्वों में होगी तो वो किसके बराबर में होगी? आपको हम बता ही दिए थे कि जैसे कि P इंटू वी है प्लस आंतरिक ऊर्जा है, उन सभी का योगफल क्या होता है कि 0 होता है। तो वो क्या होता है कि 0 के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा ये चीज। सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि 2 बर्फ के जो है ब्लॉक है, यानी कि टुकड़ा है 2 बर्फ का कहिए या 2 बर्फ का सिल्ली कहिए। ठीक है, एक साथ दोनों को क्या किया जाता है कि दबा दिया जाता है। दबाने के बाद क्या होता है कि एक ब्लॉक बन जाता है। ब्लॉक बन जाता है मतलब दबाने के बाद एक तीसरा नए बर्फ बन जाता है। 2 सिल्ली है, 2 सिल्ली को आपस में रखिए, उसको कस के दबाइए, एक नए वो दोनों सिल्ली मिल करके एक नए सिल्ली बन जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, क्यों बन जाता है, ये जान लीजिए। ये चीजें बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। ये देखिए 2 सिल्ली है, दोनों सिल्ली को अलग अलग रूप में है, दोनों को उठाइए और एक साथ कस के दबाइए। क्या होगा कि दबाव बढ़ेगा। क्या होगा? दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ने से क्या होगा कि उसका गलनांक जो होता है वो घट जाता है। गलनांक घट जाता है, गलने की क्षमता घट जाता है। जब गलने की क्षमता घट जाएगा यानी कि फ्रीजिंग का पॉइंट बढ़ जाएगा, यही होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा तो दोनों सिल्ली आपस में क्या होता है, दोनों सिल्ली आपस में जुड़ जाते हैं और एक नए सिल्ली का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ अच्छा चलिए ठीक है दोस्त, तो इतने क्वेश्चन थे थर्मोडायनामिक्स से जो काफी इंपॉर्टेंट थे, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के हम आए थे, जो आपके एग्जाम में एलपी और टेक्निशियन एग्जाम में जो है पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रखती है। ठीक है, तो दोस्त बिल्कुल जो है क्या कीजिए कि स्किप मत कीजिएगा कभी भी हमारा सेट अगर आ रहा है तो, क्योंकि जान लीजिए कि आप लोगों के लिए ही ये सेट हम स्पेशल बना करके लाते हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम में काफी हेल्प मिल सके, काफी मदद मिल सके। और इसी के इर्द गिर्द अगर आएंगे, अगर थर्मोडायनामिक्स से अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स से सिलेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चलिए क्या कीजिए कि दोस्त अगर अभी तक चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जितने भी वीडियो होगी, आगे जो आप तैयारी कर रहे हैं वो साइंस के जितने भी वीडियो आएंगे वो आपको काफी मदद करेगी। देखिए साइंस तो हर फील्ड में पूछे जाते हैं, चाहे वो एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी हो, बैंकिंग हो, कहीं भी हो, साइंस हर जगह पूछी जाती है। तो यहां प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब कि हर फील्ड के लिए आपको जो है साइंस का प्रिपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या कीजिए कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इस चीज को। ठीक है, और जो लोग पहले से चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्त, छोटा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए अगले कि अगला बैच जो है एनटीपीसी जो आने वाली है या ग्रुप डी जो आने वाली है उसमें से कौन सी बैच शुरू की जाए। वैसे दोनों शुरू करने की इच्छा है, लेकिन कमेंट आप बताइएगा करके कि कौन सा शुरू किया जाए। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा हमें, ताकि उसके लिए हम भी क्या करें कि क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आए, आप पहले से प्रिपेयर रहे। ठीक है, लेकिन आप लोगों के मुकाम तक पहुंचाने के बाद एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो एग्जाम होने वाली है उसको पूरा मुकाम तक पहुंचाने के बाद ही हम नए बैच शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, विशेष क्या बात करें, अगले दिन फिर लेकर के आएंगे हम एक नए सेट, एक नए वीडियो लेकर के। अभी हमें इजाजत दे दीजिए। जय हिंद दोस्तों।